वेलकम दोस्तों, स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब पृथ्वी क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि जो एक फोर्स लग रही है इसके ऊपर में, ठीक है, वो फोर्स जो इसका एम है, यानी कि इसका जो द्रव्यमान है, इनटू में जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, उसके बराबर होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा एम है यानी कि इसका जो द्रव्यमान है, ये हमेशा हमारा फिक्स रहता है। ठीक है, ये कभी भी जो है चेंज नहीं होगा, इसे चाहे कहीं भी ले जाइए आप। ठीक है, तो जो हमारा द्रव्यमान है ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो हमारा जो वेट है यानी कि जो डब्ल्यू है, ये हमारा एम इंटू जी ये होता है, यानी कि हमारा जो भार है, ठीक है, वो द्रव्यमान और उसमें जो गुणांक करेंगे हम गुरुत्वाकर्षण बल का, तो ये हमारा वेट निकल के आ जाएगा। तो ये जो हमारा वेट है यानी कि जो हमारा भार है, ये न्यूटन के अंदर में हम लोग इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, और जो हमारा एम यानी कि जो हमारा मास है यानी कि द्रव्यमान, इसे हम लोग केजी के अंदर में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भार है ये हमारा हर जगह पर वेरी अलग अलग करेगा, मतलब ये किसी स्थान पर कुछ होगा, किसी स्थान पर कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, ये वेरी करेगा। ठीक है, तो ये चांद पर कुछ होगा और पृथ्वी पर कुछ होगा। तो हमारी जो पृथ्वी है इसकी तुलना में जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है ये बहुत ही ज़्यादा कम है। कितना है? ये 1/6 है। ठीक है, तो चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये पृथ्वी के 1/6 है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का जो भार है यानी कि जो वेट है, ये हमारा W = mg होता है। ठीक है, इसलिए जब भी किसी चट्टान को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो कम गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके भार में कमी आ जाती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा, उसके भार में कमी आ जाएगी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उसके द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो द्रव्यमान पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है हमारा नाभिकीय विखंडन, यानी कि हमारा न्यूक्लियर फीजन। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियर फीजन होता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो एक भारी नाभिक होता है, जैसे मान लीजिए जो हमारा यूरेनियम 235 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो एक हमारा जो भारी नाभिक है ये न्यूट्रॉन की बौछार से टूटकर दो छोटे हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ऊर्जा निकलती है। जैसे कि मान लीजिए जो परमाणु बम है या फिर जो परमाणु रिएक्टर हमारे होते हैं वो हमारे इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और हमारा जो बाकी ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूज़न यानी कि नाभिकीय संलयन, इसके अंदर में क्या होता है, जो हल्के नाभिक होते हैं, ठीक है, उन जो छोटे हल्के नाभिक हैं ये क्या करते हैं, ये जुड़कर एक भारी नाभिक बना लेते हैं। जैसे सूर्य के अंदर में जो ऊर्जा का स्रोत जो है वो हमारा क्या है, वो नाभिकीय संलयन है, यानी कि हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न। उसके अंदर में जो छोटे नाभिक होते हैं, हल्के नाभिक होते हैं, वो मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दाब यानी कि जो प्रेशर है, अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जो जनरल केसेस होते हैं उसमें क्या होता है, जब भी हम किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है और साथ ही साथ जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हमारा इंक्रीज़ होता है। और जो हमारी वॉल्यूम है ये भी हमारी एक्सपेंड होती है मेल्ट होने पर, जब भी वो पिघलता है। ठीक है, तो इस केस के अंदर में क्या होगा, इस वाली कंडीशन के अंदर में, तो जैसे मान लीजिए हमारा कोई सब्सटेंस है, ठीक है, अब ये इसको हमने हीट दिया तो ये हमारा एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया। जैसे मान लीजिए इस पर हमने कोई प्रेशर लगा दिया, ठीक है, तो अब ये हमारा प्रेशर जो है लगा दिया हमने, तो अब इस पर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। तो पहले मान लीजिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो हमारा फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस था। इसका जो एक्सपेंशन यहाँ पर हो रहा था, इसको और एक्सपेंड कराने के लिए हम इसको और भी ज़्यादा ऊर्जा यानी कि हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो हीट जो है वो कितनी भी हो सकती है, मान लीजिए 5 डिग्री बढ़ाएंगे या 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, हीट हमारी 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जिसको मेल्टिंग पॉइंट पहले 10 डिग्री सेल्सियस था वो अब 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर जो प्रेशर है वो हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमारे जनरल केस के अंदर में होता है ऐसा। ठीक है, जब भी सॉलिड से
कोई भी हमारा सॉलिड जो है मेल्ट होता है, तो उस कंडीशन के अंदर में ऐसा हमारा होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक बार है लोहे की, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मान लीजिए अगर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और ये कोई दूसरी बार है लोहे की, सेम उतनी ही हमारी वॉल्यूम की बार है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए प्रेशर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इससे कोई एक हम लोग एक वेट टांग देंगे, ठीक है। ये हमने इससे एक वेट टांग दिया, इससे क्या होगा, अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा बढ़ जाएगा। यानी कि जो पहले 50 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो रहा था, अब ये 70 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो बढ़ गया, इस पर दाब जो है वो बढ़ गया इस वेट को लगाने से, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल कंडीशंस होती हैं। तो इस केस के अंदर भी जो हमारा प्रेशर है ये मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा बढ़ेगा। लेकिन हमारे जो कुछ केसेस ऐसे होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए इस केस में क्या हुआ, जब भी हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट रहा है, यानी कि कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी सॉलिड जो हमारा मेल्ट होगा तो इसके अंदर में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि जो वॉल्यूम है वो हमारी घट जाएगी, यानी कि डिक्रीज़ हो जाएगी। इस केस में फिर क्या होगा, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जो हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो अब क्या करेगा, वो कॉन्टैक्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट होने की कोशिश करेगा तो इस पर जब हमारा जो प्रेशर है वो लगेगा, मान लीजिए, तो वो प्रेशर कैसे लगेगा, वो हमारा इस पर अप्लाई हुआ मान लीजिए प्रेशर, ठीक है। तो अब जब इस पर प्रेशर बढ़ रहा है तो जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारा वो हमारा कम हो रहा है, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारा वो जो प्रेशर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इस केस के अंदर में। तो ये कौन सा केस होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी बर्फ़ है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक और बर्फ़ है, ठीक है। तो ये इस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस बर्फ़ से हमने कोई वेट लटका दिया है, ठीक है, तो यानी कि इसका प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। तो अब इसमें क्या होगा, प्रेशर हमारा इंक्रीज़ हो गया है, तो इस केस के अंदर में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि हमारा जो बर्फ़ है वो बहुत जल्दी पिघल जाएगी, ठीक है, जिस पे हमारा प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है, जिस पे हमने वेट लटकाया है। ये जो यहाँ पर ये प्रेशर लग रहा था, ठीक है, तो ये हमारे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसको कम करेगा, क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में लगेगा ना। क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है आइस का, अब इस पर कोई प्रेशर हम लोग लगा देते हैं तो ये प्रेशर जो है ये आइस को जहाँ पर कांटेक्ट करेगा वहाँ से पिघलाने की कोशिश करेगा ना, तो ये इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम कर देगा। तो इसका सही उत्तर हमारा बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाता है, यानी कि हमारा सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। बांस को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा घास। तो जो बांस जो होता है ये वनस्पति विज्ञान में जो पोएसिस, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, POACEAE, यानी कि पोएसी, ये पोएसी परिवार का जो है सदस्य होता है और इसे जो है आमतौर पर घास परिवार का कहा जाता है। इसकी जो विशेषता वो ये होती है कि ये वैसे तो ऊंचा होता है और लकड़ी जैसा दिखता है, लेकिन ये पेड़ों की तरह जो है वो मोटा नहीं होता, ठीक है, थिक नहीं होता। और इसके जो तने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खोखले होते हैं और जोड़ों वाले होते हैं, ठीक है, जो कि एक घास की विशेषता है। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो इसका सही उत्तर है बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु। जो लैक्टोबैसिलस और जो लैक्टोकोकस ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं, इनकी वजह से जो दूध में मौजूद लैक्टोज होती है वो एक फर्मेंटेशन प्रोसेस यानी कि किण्वन प्रोसेस के द्वारा लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो दूध है हमारा वो खट्टा हो जाता है, ठीक है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, तो इसका सही उत्तर है हमारा पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि जो सरफेस टेंशन है, ठीक है, लिख देता हूँ। तो जितने भी जो लिक्विड्स होते हैं इनकी जो सरफेस होती है ये एक मिनिमम एरिया को घेरने की कोशिश करती है और क्या करते हैं, गोलाकार आकृति का क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा सबसे कम होता है, ठीक है, जो गोलाकार आकृति होती है उसका क्षेत्रफल सबसे कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बूंदें होती हैं वो गोल हो जाती हैं, ठीक है। और हमारा जो सरफेस टेंशन है यानी जो पृष्ठ तनाव है ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, जितने भी हमारे जो वाटर के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, यानी कि एक आकर्षण बल होता है जो कि जो पानी की सतह होती है उसको सिकोड़ने का काम करता है, ठीक है। क्या काम करने का काम करता है, सिकोड़ने का, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। और इसे किस में मापा जाता है, तो इसे आमतौर पर जो है डाइन में
या फिर सेंटीमीटर के अंदर में मापा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा जो वर्षा की बूंदें गोलाकार थी सरफेस टेंशन की वजह से। इसके अलावा जो हमारे और भी उदाहरण हैं, जैसे कि मान लीजिए सुई है वो तैरती है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से सरफेस टेंशन की वजह से ही तैरती है पानी के ऊपर में। और इसके अलावा जैसे छोटे जो कीड़े होते हैं वो पानी पर चल पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो वज़न होता है ना, वो जो हमारा सरफेस टेंशन होता है उसको भेदने के लिए जो है पर्याप्त नहीं होता है। तो ये कुछ उदाहरण है हमारे सरफेस टेंशन के। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा टंगस्टन। तो टंगस्टन जो है ये, इसका जो हम लोग क्यों चुनते हैं कि भाई टंगस्टन का ही बनाया जाएगा और किसी मटेरियल का क्यों नहीं? क्योंकि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि जो इसका गलनांक है ना, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत हाई है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है। वो कितना है? लगभग 3419 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इसे मेल्ट होने के लिए 3419 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचना पड़ेगा, तो जिससे उच्च तापमान पर भी बिना पिघले रोशनी दे पाता है, ठीक है। ये हमारा टंगस्टन। टंगस्टन का जो गलनांक है ये जितनी भी शुद्ध हमारी जो धातु होती हैं उनमें सबसे अधिक है। ये बिजली का जो प्रवाह होता है उसको रोककर ऊष्मा में बदल देता है, जिसकी रोशनी हमारी जिससे उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जिसकी वजह से ये जो पतले पतले तारों के अंदर में टिका रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति यानी कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, ऐसा जो होता है वो किस घटना के कारण होता है? तो ये इसका सही उत्तर है हमारा डॉपलर इफेक्ट। तो जब भी मान लीजिए कोई हमारी रेलगाड़ी है, ठीक है, ये किसी लिसनर यानी कि किसी दूर खड़े के व्यक्ति के पास में जाती है, तो होता क्या है, ये जो ध्वनि की तरंगे यानी कि जो साउंड की वेव्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो जाती हैं, यानी कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा पास आ जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी हमारी यानी कि जो आवृत्ति है ये बढ़ती हुई प्रतीत होती है, यानी कि हाई हो जाती है, और जिसकी वजह से जो पिच है वो भी हाई हो जाती है। और इसके ठीक उल्टा कब होता है, जब रेलगाड़ी किसी श्रोता से दूर जा रही होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी अब यहाँ पर जा रही है, अब ये श्रोता यहाँ पर है पीछे, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो तरंगे हैं ये फैल जाएंगी, ये पीछे की साइड में काफ़ी ज़्यादा फैल गई ना तरंगे, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं फैल गई हैं ये। तो फैलने से क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, घटती हुई सी महसूस होगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, जिसकी से पिच है वो भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका हमारा सही उत्तर था डॉपलर इफेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सांक्षेप आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो जो हमारा हाइग्रोमीटर है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने का कार्य करता है। इसके अलावा जो हाइड्रोमीटर होता है तो ये किससे नापता है, हमारी जो आपेक्षिक घनत्व है यानी कि हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी को। और जो हमारा लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर क्या काम करता है, ये दूध की जो शुद्धता होती है, ठीक है, उसको मापता है। इसके अलावा जो बैरोमीटर है ये वायुमंडलीय दबाव यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मापता है। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो साधारण नमक है इसका जो फॉर्मूला होता है NaCl यानी कि हमारा सोडियम क्लोराइड है। तो इसके अंदर में जो सोडियम और जो क्लोरीन है ये 1:1 के अनुपात में बने हुए हैं, ठीक है, और ये एक तरीके का हमारा आयनिक बॉन्ड है। इसके अलावा हमारा जो सोडियम सल्फेट है ये अकार्बनिक कंपाउंड है, इसे जो है ग्लाउटर सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, जो डिटर्जेंट होते हैं उसको और जो कागज़ होते हैं उसको बनाने के अंदर में, ठीक है। इसके अलावा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा NaHCO3, ठीक है, क्या होता है NaHCO3, और इसे हम लोग खाने का सोडा कहते हैं, ठीक है, जो खाने का सोडा बोलते हैं ना वो इसी को बोलते हैं NaHCO3। और जो अमोनियम क्लोराइड है इसका जो रासायनिक सूत्र है वो लिख देता हूँ मैं NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, और इसे जो है नौसादर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो क्लोरोफिल के अंदर में हमारा सही उत्तर होगा
मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल के अंदर में मौजूद होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है? तो ये जो होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण में, ठीक है। तो ये एक तरीके का जो है एक शारीरिक विकार है, यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ना कि किसी कीड़े या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से तब होता है जब जो आलू है, ठीक है, उसके कंदों और जो उसके भंडारण यानी कि जो कोल्ड स्टोरेज होता है, या फिर जब भी मान लीजिए कोई परिवहन हम उसका कर रहे हैं, उसके दौरान पर्याप्त मात्रा में उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती। ये बेसिकली उच्च तापमान पर होता है, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक जब टेम्परेचर होता है ये होता है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, तो जो आलू है उसके अंदर का जो हिस्सा है वो काला पड़ जाता है और जो उसके टिश्यू हैं वो मर जाते हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा था? ऑक्सीजन की कमी के कारण। हम आज हमने साइंस के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 4 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।